अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहज़ैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है और कितने दिन में आपने करना होता है जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, और ये किन लोगों को प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए, किन लोगों को प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी बातों की समझ आ सके। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, थोड़ा प्रोसीजर को देखते हैं कि जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपकी बायोमेट्रिक आप करवा के आते हैं, उसके बाद आपके वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है। तो 15 डेज़ में, 21 डेज़ में, या मोस्टली ये होता है कि विद इन 30 डेज़ आपका जो डिसीजन है वो आपको मिल जाता है। अगर तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होना हो तो फिर आपको पहले ईमेल आ जाती है, और ईमेल में आपका रिफ्यूज़ल लेटर आपके साथ शेयर किया जाता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया ड्यू टू दीज रीजंस। तो आपको रीजंस बता दी जाती हैं, आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिल जाता है। और जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है और उसके तकरीबन कोई 1 हफ्ते बाद दोबारा ईमेल आती है पासपोर्ट कलेक्शन की कि आपका पासपोर्ट रेडी है कलेक्शन के लिए, आप आके पासपोर्ट अपना कलेक्ट कर लें। तो रिफ्यूज़ल लेटर अगर आपको रिसीव हो जाता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट कलेक्शन की ईमेल आती है, तो पासपोर्ट आपको जाके ले आना चाहिए। अगर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना भी चाह रहे हैं तो पासपोर्ट आपको दोबारा से सबमिट करवाना पड़ता है अगर आपका वीज़ा अप्रूवल के चांसेस हों या वीज़ा अप्रूव हो रहा हो, क्योंकि उसके बाद आपको पासपोर्ट रीसबमिट करवाने की ईमेल आती है। तो खैर आपको पासपोर्ट अपना ले आना चाहिए, और अपना रिफ्यूज़ल लेटर, उस पर पहले बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल लेटर को सबसे पहले अच्छे तरीके से आप पढ़ें। उसमें जो रीज़न्स दी गई हैं कि ये इन रीज़न्स की वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको जब आपका रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है और आप अपना रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ते हैं, उसमें जितनी भी रीज़न्स दी गई हैं, मोस्टली रिफ्यूज़ल लेटर में 1 या 2 रीज़न्स होती हैं, कुछ में 3 भी होती हैं। कोई बहुत आपकी किस्मत ख़राब है तो उसमें 4-4 रीज़न्स भी लिखी जाती हैं और 4 पैराग्राफ होते हैं। तो पैराग्राफ वाइज़ आपकी जो रीज़न है रिफ्यूज़ल की, उसको एक्सप्लेन भी वो करता है वीज़ा ऑफिसर। तो आप जब अपनी रिफ्यूज़ल रीज़न्स को पढ़ते हैं, तो अगर वो रीजंस को पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं यार, ये चीज़ें तो मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन ही नहीं की थी, तो ये इसने कहाँ से निकाल ली। सपोज लास्ट टाइम मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ, क्लाइंट का वीज़ा अप्लाई किया और उसकी वीज़ा एप्लीकेशन में कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं की कि मुझे यूके से कोई स्पॉन्सर कर रहा है। उसने अपनी होटल बुकिंग लगाई और वीज़ा अप्लाई कर दिया, और जब उसका रिफ्यूज़ल आया और उसमें क्लियरली मेंशन था कि जी आपने तो कहा था कि आपको यूके से स्पॉन्सर है, तो आपने स्पॉन्सर की डिटेल्स तो दी नहीं है, हालांकि उसने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में किसी स्पॉन्सर का जिक्र ही नहीं किया था। तो ऐसी सिचुएशन में तो आपको मस्ट अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। इसी तरह की कुछ और रीजंस होती हैं कि जो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अलावा अगर होती हैं, जिस तरह ये स्पॉन्सर वाली रीज़न थी, इस तरह की और भी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं। आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके हो सकता है, आपकी सैलरी को लेके हो सकता है, या आपकी जो सेविंग है उसको लेके हो सकता है। सपोज़ आपने अपनी सेविंग का भी साथ बताया है, सपोज़ आप एम्प्लॉई हैं, आप जॉब करते हैं और आपने बताया कि जी मेरी 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए सैलरी है, इसके अलावा मेरे पास ये सेविंग भी पड़ी है। जैसे लोगों ने सेविंग अकाउंट्स रखे होते हैं, उनमें उन्हें मंथली प्रॉफिट मिल रहा होता है, जैसे नेशनल सेविंग स्कीम है या और डिफरेंट बैंक्स हैं कि वो सेविंग स्कीम्स देते हैं, और वो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करवाया होता है और वहाँ से उन्हें इनकम आ रही होती है। तो सेविंग का भी आपने बताया होता है अपने वीज़ा एप्लीकेशन में, तो वो चीज़ आपके रिफ्यूज़ल लेटर में लिखी होती है कि जी आपने कोई उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया, या उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किए, या वो डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच किए हैं वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर ही नहीं रहे कि ये आपकी सेविंग्स हैं, या ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं, आपने कहाँ से शिफ्ट किए हैं। तो इस तरह की अगर इलॉजिक सी रीजंस अगर उसमें आपको नज़र आती हैं रिफ्यूज़ल लेटर में, तो फिर तो आपको ज़रूर प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। रिफ्यूज़ल लेटर आप जब पढ़ते हैं, उसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ लिखी होती है नीचे के नो राइट ऑफ अपील। आपको ये अपील करने का राइट तो नहीं होता, लेकिन प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली जो है वो आप, जैसे आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बैंक में जाते हैं और कैशियर के पास आप कैश जमा करवाते हैं, कैशियर की कोई मिस्टेक होती है, कैशियर की मिस्टेक को एड्रेस करेगा उसका जो मैनेजर होगा। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी ऐसे ही होता है कि वीज़ा ऑफिसर ने अगर कोई मिस्टेक की है तो वीज़ा ऑफिसर जो ऊपर है उसको आप भेजते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के, यार ये रीज़न जो इसने लगाई है रिफ्यूज़ल की ये जस्टिफाई नहीं कर रही, तो मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसने जो रीज़न लगाई है ये गलत है। तो मेरी वीज़ा एप्लीकेशन या जो मेरी इंटेंशन थी विजिट के लिए, अप्लाई करने के लिए या यूके आने के लिए, वो 100% ठीक है, और जितने मैंने अपने फाइनेंस अटैच किए हैं, जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी 100% ठीक है। तो वीज़ा ऑफिसर की गलती है, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ।
तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। अच्छा जी, एक बात तो क्लियर होगी कि वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर जो है वो पढ़ने के बाद अगर आपको फील होता है कि यार ये जो रीज़न्स हैं ये कोई इतनी क्लियर रीज़न नहीं है या इतनी वैलिड रीज़न नहीं है, तो मुझे अपील ज़रूर करनी चाहिए, मुझे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। तो फिर आप डिसाइड कर लें। प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या, आपको मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं। एक प्रोफार्मा होता है जो UKVI की वेबसाइट से भी आपको मिल सकता है। वो प्रोफार्मा बेसिकली फिल करके तो उसमें आपने रीजंस भी लिखनी होती हैं कि आपको रिफ्यूज़ल लेटर में रीजंस क्या लगाई गई हैं आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करने की, और उन रीजंस के अगेंस्ट आपने आंसर करना होता है। चाहे वो 2 रीजंस हों, 3 हों, 4 हों, उनको लिख के और उनके नीचे उनकी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी होती है कि पॉइंट नंबर 1 की ये एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट नंबर 2 की ये है, पॉइंट नंबर 3 की ये है। तो वो प्रोफार्मा फिल करके जस्ट आपने ईमेल करना होता है, और ईमेल भी वहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल मेंशन होती है कि इस ईमेल आईडी पे आपने जस्ट ईमेल करनी है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई फीस नहीं होती, किसी किस्म की कोई फीस आपने पे नहीं करनी, जस्ट आपने एक ईमेल ही करनी होती है। अब बात कर लें कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का टाइम कितना होता है। सपोज अगर आज आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिला है, आज 1 जून है, तो आज अगर आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिला है तो मोस्टली लोग कहते हैं जी 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन टाइम जो ऑफिशियल टाइम है वो 28 डेज़ का है। 28 डेज़ के अंदर अंदर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल। जैसे ही आपको रिफ्यूज़ल लेटर मिला है, अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना है, तो फिर कोशिश करें विद इन अ वीक 10 डेज़ के अंदर अंदर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में चले जाएँ। आप वो अपनी जो ईमेल है प्री एक्शन प्रोटोकॉल की वो उन्हें कर दें, ताकि आपका जो डिसीजन है, अब आपको बताऊँगा इसका डिसीजन कैसे आता है और कितने दिन बाद आता है। जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल का डिसीजन है वो नॉर्मली 14 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता होता है। 14 डेज़ के अंदर 2 तरह के डिसीजंस आते हैं। एक डिसीजन तो ये होता है कि जी आपने जो एक्सप्लेनेशंस हमें दी हैं वो इतनी वैलिड नहीं है, तो हम अपने जो फैसला था, जो डिसीजन था, उस पर फिक्स हैं, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाता है। एक तो ये रीज़न होती है। इसमें तो क्लियर कट ये है कि ठीक है जी आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। सेकंड डिसीजन जो होता है उसमें वो ये करते हैं कि आपकी प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो रीज़न, जो एक्सप्लेनेशन आपने दी होती हैं, उनको वो अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशन है इसको हम रिकन्सिडर करते हैं। जब रिकन्सिडर पे जाते हैं तो वो कहते हैं कि 90 डेज़ के अंदर अंदर हम आपको आंसर करेंगे। अब 90 डेज़ का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट 90 डेज़ के बाद ही आपको डिसीजन मिलना है या 80 डेज़ के बाद ही मिलना है। बहुत सी एप्लीकेशन ऐसी भी देखी हैं कि 10 डेज़, 15 डेज़, मंथ के अंदर अंदर भी आपको डिसीजन मिल जाता है। अब जो 90 डेज़ वाला टेन्योर होता है उसमें अब 2 तरह के फिर डिसीजन आते हैं। एक डिसीजन तो उसमें भी समटाइम ये कर देते हैं कि नहीं जी हमें समझ नहीं आई, आपके ने जो रीजंस दिए हैं, एक्सप्लेनेशन आपने दी है, हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई, तो हम आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं। सेकंड जो होती है, जो गुड न्यूज़ होती है, वो ये होती है कि आपने ठीक कहा था, आपकी जो रीज़न है बिल्कुल वैलिड है, आपने एक्सप्लेनेशन जो दी है वैलिड है, तो आप अपना पासपोर्ट रीसबमिट करवाएं। तो आप फिर दोबारा VSF ग्लोबल के ऑफिस जाते हैं और अपना पासपोर्ट जो आप वापस ले आए होते हैं वो जाके दोबारा जमा करवा देते हैं। वो ये नहीं बताते कि जी पासपोर्ट जमा करवाएं आपका वीज़ा लग गया, लेकिन पासपोर्ट सबमिशन रीसबमिशन की जो ईमेल होती है उसका मतलब यही होता है कि जी आपका वीज़ा ग्रांट हो चुका है, आप पासपोर्ट जमा करवाएं ताकि आपके पासपोर्ट पे वीज़ा का स्टिकर लगाया जा सके। तो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है अगर आपको रीसबमिशन ऑफ पासपोर्ट की ईमेल आ जाती है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल का। अक्सर लोग इसको देख के, रिफ्यूज़ल लेटर को देख के फ़ौरन से पैनिक हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमने तो जनाब इसमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना है। मुझे भी अक्सर इस तरह की ईमेल्स आती हैं कि ये हमारा रिफ्यूज़ल लेटर है और ये देखें जी ये जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो इसमें ये रीज़न लगा दी, इसमें वो लगा दिए। तो आप पहले खुद इस चीज़ को डिसाइड कर लें। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आप किसी को दिखाएं कि ये जी ये देखें ये रिफ्यूज़ल लेटर है, इसमें ये रीज़न ठीक लगाइए, आप मुझे बताएं कि ये रीज़न ठीक लगाइए। तो आप पहले खुद उसको देख लें। अगर आपको लग रहा है ना कि ये रीज़न नहीं ठीक, तो फिर आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। अगर आपको ही नहीं लग रहा, आपको जितने उन्होंने बीच में एलिगेशन लगाए हैं तो वो वाकई उनके ठीक हैं, जो आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ठीक है, तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने की। तो फिर आप री अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो उसके कुछ अर्सा बाद आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये थी कुछ बातें वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में और प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और आपको लग रहा है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए और आपको प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बारे में हेल्प चाहिए, तो ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपके बिहाफ पे आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल बना के ईमेल कर सकता हूँ। उसके कुछ नॉमिनल से चार्जेस होंगे, वो चार्जेस आप पे करेंगे तो आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल फाइल हो जाएगा।
तो होपफुली जी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। इससे ज़रा मोटिवेशन होती है कि वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही हैं तो मज़ीद वीडियोस बनाने को दिल करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।